हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है उसमें हम जीपीसीआर की सेकंड सिग्नलिंग देखने वाले हैं, जो कि है पीएलसी सिग्नलिंग। इसकी क्लैम्प सिग्नलिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं और जीपीसीआर के बारे में बेसिक हमने सब प्रीवियस वीडियो में देख लिया। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप वो वीडियो सबसे पहले देख लें, ताकि आपको जीपीसीआर क्या होता है, जी प्रोटीन क्या होता है, वो सब समझ में आ जाए, सो दैट आपको पीएलसी सिग्नलिंग और पाथवे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। So let's get started with the video guys। यहाँ पे हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिस रिसेप्टर का नाम हमें बहुत ही अच्छे से पता है, उसी की सिग्नलिंग हम देख रहे हैं, तो जिसका नाम है जीपीसीआर रिसेप्टर। तो इसका नाम क्या है? ये है जीपीसीआर। एज यूजुअल क्या होगा? एज यूजुअल यहाँ पे इसके आउटर साइड पे एक लाइगेंड आएगा और ये लाइगेंड बाइंड करेगा। लाइगेंड के बाइंड करने की वजह से इसका जो सी टर्मिनल साइड है उस पर कुछ चेंजेस होगा और वो अब एक्ट करेगा गेफ के तौर पे। ठीक है, गेफ क्या होता है हमें पता है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जीडीपी एक्सचेंज फैक्टर। तो यहाँ पे इसके साथ एक जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी 3 सब यूनिट्स होती है। एक होती है अल्फा सब यूनिट, एक होती है बीटा सब यूनिट और एक होती है गामा सब यूनिट। सब हमने डिटेल में पहले ही देख चुके हैं। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जीडीपी निकल जाएगा और इसकी जगह क्या अटैच हो जाएगा, जीटीपी अटैच हो जाएगा। ये सब किसने किया? गेफ ने किया, जिसकी वजह से ये अल्फा सब यूनिट एक्टिव हो चुकी है और ये अल्फा सब यूनिट अब इस प्रोटीन का साथ छोड़ देगी। अब इस प्रोटीन का इसने साथ छोड़ दिया। हमने पहले देखा था कि ये जो सब यूनिट है जाके बाइंड होते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ। उस केस में वो इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या था, कैम्प पाथवे में वो था एडिनाइलेट साइक्लेज। लेकिन यहाँ पे पिक्चर थोड़ी अलग है। यहाँ पे इस पिक्चर में जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है उसका नाम है पीएलसी बीटा। पीएलसी जहां से नाम आ रहा है, ये एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज। ये जो फॉस्फोलाइपेज है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है। ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही ये अल्फा सब यूनिट आके इससे बाइंड हो गई, ये हो गया एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट। अब देखो, ये फॉस्फोलाइपेज है। फॉस्फोलाइपेज का काम क्या होगा? फॉस्फोलाइपेज का काम होगा, अगर ये एंजाइम है तो इसका काम होगा ऑब्वियसली किसी को ब्रेक डाउन करना। तो ये जो फॉस्फोलाइपेज एक बार एक्टिवेट हो गया तो एक मॉलिक्यूल पे एक्ट करता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? PIP2। ठीक है, PIP2 की फुल फॉर्म क्या होती है? PIP2 की फुल फॉर्म है फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। किसकी फुल फॉर्म है? ये फुल फॉर्म है PIP2 की। ये जो PIP2 मॉलिक्यूल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत खुशी खुशी बैठा था, लेकिन फॉस्फोलाइपेज आया और फॉस्फोलाइपेज ने इसका ब्रेक डाउन करवा दिया। किस किस चीज में? 2 चीज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक होगा डैग मॉलिक्यूल प्लस एक होगा IP3 मॉलिक्यूल। डैग क्या होता है? डैग होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम कर सकता है ये। और IP3 क्या होती है? IP3 की फुल फॉर्म है आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट। यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, हम यहाँ पे इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये यहाँ पे आप जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है PIP2। ठीक है, PIP2 पे फॉस्फोलाइपेज ने एक्ट किया और इसको यहाँ से 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है ये हो गया डैग डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और ये जो नीचे वाला इतना रीजन है जिसको हमने बोल दिया IP3। ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया? IP3 बोल दिया। अब यहाँ पे देखो 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, इसलिए IP3। ओके, अब ये यहाँ पे जो IP3 मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये हाइड्रोफिलिक है। और हमें पता है साइटोप्लाज्म में बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, तो ये आराम से साइटोप्लाज्म में क्या होगा? डिफ्यूज होगा, आराम से साइटोप्लाज्म में घूम सकता है। अब यहाँ से इस पॉइंट से ये वाली जो सिग्नलिंग है, इसमें 2 साइकिल्स चल सकती है, 2 टाइप की सिग्नलिंग चल सकती है। हम पहले देखते हैं इस IP3 से जो सिग्नलिंग चलेगी। तो यहाँ पे ये जो IP3 है ये जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। किसके पास गया? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया, जिसको ER भी बोलते हैं।
इस ER ने एक खजाना छुपा रखा है, उस खजाने का नाम है कैल्शियम। इसके पास बहुत सारा कैल्शियम प्रेजेंट है, लेकिन अभी हमें कैल्शियम किधर चाहिए, साइटोप्लाज्म में चाहिए सिग्नलिंग को कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक चैनल होता है, जिस चैनल का नाम क्या है, जिस चैनल का नाम है, टीवी वाला चैनल नहीं, इस चैनल का नाम है IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल। मतलब क्या है, इस चैनल के पास एक डोर है, वो डोर कब तभी खुलेगा जब IP3 यहाँ पे आके बाइंड होगा। तो जैसे ही IP3 मॉलिक्यूल आया और इसने यहाँ पे कर ली बाइंडिंग, उसकी वजह से ये गेट खुल गया और जितने भी कैल्शियम थे वो सारे आ गए बाहर। कैल्शियम आ गया बाहर तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेल के अंदर बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने IP3 मॉलिक्यूल को बनाया। अब कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम अब सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे एक्ट करेगा। फर्स्ट मैसेंजर क्या है, फर्स्ट मैसेंजर हमारा ये लिगेंड है, और अब ये कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे एक्ट करेगा। अब ये कैल्शियम कहाँ जाएगा, अब ये कैल्शियम जाएगा एक मॉलिक्यूल के पास, जिस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, जिस मॉलिक्यूल का नाम है कार्ल मॉड्यूलिन। कार्ल मॉड्यूलिन, कार्ल मॉड्यूलिन एक प्रोटीन होता है जो कि फिलहाल इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जैसे ही इस कार्ल मॉड्यूलिन को क्या मिला, इस कार्ल मॉड्यूलिन को मिला कैल्शियम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में। इसलिए हमने कैल्शियम को क्या बोला है कि ये एक सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे, क्योंकि ये किसी और चीज को एक्टिव कर सकता है। तो अभी ये कार्ल मॉड्यूलिन हो गया एक्टिव। अब ये कार्ल मॉड्यूलिन क्या करेगा, ये कार्ल मॉड्यूलिन बाइंडिंग करेगा एक और सब्सटेंस के साथ। उस सब्सटेंस का नाम है कैम काइनेस। उस सब्सटेंस का नाम है कैम काइनेस, CAM काइनेस। काइनेस से मतलब हमें पता चल चुका है कि काइनेस क्या करता है, किसी भी चीज को फॉस्फोराइलेट करता है, यानी कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। लेकिन वंस अगेन ये इनएक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव फॉर्म में कब बदलेगा, ये एक्टिव फॉर्म में तब बदलेगा जब ये बाइंडिंग कर लेगा इस CC कॉम्प्लेक्स के साथ। ये जो CC कॉम्प्लेक्स है कार्ल मॉड्यूलिन और कैल्शियम का, जब इससे बाइंड हो गई, किसकी बाइंडिंग, कैम काइनेस की जब बाइंडिंग हो गई, तो इसने क्या किया, कैम काइनेस को एक्टिवेट कर दिया। अब कैम काइनेस क्या करेगा, कैम काइनेस किसी और प्रोटीन को जाके उसको फॉस्फेट ग्रुप दान कर देगा, बोलेगा ले फॉस्फेट ग्रुप, और वो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से कोई भी प्रोटीन एक्टिव हो सकता है। तो अब ये क्या करेगा, ये किसी भी इनएक्टिव प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव प्रोटीन में। एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करने की वजह से ये जो एक्टिव प्रोटीन है ये सेल्यूलर रिस्पॉन्स ला देगा। सेल्यूलर रिस्पॉन्स यानी कि इस सिग्नलिंग से इस सेल में जो भी चेंजेस आने थे वो सेल्यूलर रिस्पॉन्स कौन ला सकता है, ये एक्टिव प्रोटीन ला सकता है। ठीक है, अब ये जो सेल्यूलर रिस्पॉन्स है ये सेल के बेसिस पे अलग अलग होते हैं। सब सेल्स में ये जो प्रोटीन होता है जो एक्टिव हो रहा है वो अलग होता है, और उसके हिसाब से सेल्यूलर रिस्पॉन्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कोई भी सेल्यूलर रिस्पॉन्स आ सकता है इस लाइगेंड की वजह से। ये थी पहली सिग्नलिंग, पर यहाँ पे होती है, यहाँ पे एक और सिग्नलिंग भी चल सकती है। अब हम उस सिग्नलिंग को देखते हैं। यहाँ पे इधर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है सेल के अंदर ही, जिसका नाम है PKC। PKC की फुल फॉर्म क्या है, PKC की फुल फॉर्म है प्रोटीन काइनेस C। काइनेस नाम आ गया मतलब हम फिर से समझ गए कि प्रोटीन काइनेस क्या करेगा, किसी और मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट करेगा, उसको फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगा। और C वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, C वर्ड का यहाँ पे मतलब है कैल्शियम, कि प्रोटीन काइनेस का कुछ तो कैल्शियम के साथ रिलेशन है। अब यहाँ पे ये जो PKC है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, ये इस कैल्शियम को बोलेगा भाई तू मेरे साथ आके क्या कर ले, बाइंडिंग कर ले। तो PKC के साथ आके बाइंडिंग कर ली कैल्शियम ने, लेकिन अभी भी ये कैसा है कि इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो कैल्शियम का आने का फायदा ही क्या हुआ, कैल्शियम ने जब PKC के साथ बाइंडिंग हुई तो PKC में थोड़े से चेंजेस आ गए, PKC थोड़ा सा बदल गया, जिसकी वजह से PKC अब साइटोप्लाज्म से मूव करके कहाँ जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा सकता है। तो PKC मॉलिक्यूल कहाँ पहुंच गया, PKC मॉलिक्यूल पहुंच गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। यहाँ पे जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा तो ये किससे इंटरैक्ट करेगा, ये डैग से इंटरैक्ट करेगा, डाईएसाइल ग्लिसरॉल से इंटरैक्ट करेगा। प्लस यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जिसका नाम होता है PS।
पीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएस की फुल फॉर्म होती है फॉस्फोटिडाइल सेरीन। फॉस्फोटिडाइल सेरीन। जब इन चारों की दोस्ती हो जाएगी, जब ये चारों साथ में आ गए, यहाँ पे पीकेसी थोड़ा सा ऊपर है, इससे बाइंड किया होगा, ठीक है। जब इन चारों की दोस्ती होगी, कैल्शियम, पीकेसी, डैग और पीएस की, तो ये चारों मिलके क्या हो गए? एक्टिव हो गए। इसने क्या कर दिया? पीकेसी को एक्टिव कर दिया। जैसे ही पीकेसी एक्टिव हुआ, पीकेसी क्या कर सकता है? किसी भी प्रोटीन को जो कि कैसा है? इनएक्टिव है, उसको कर देगा एक्टिव। उस पे क्या लगा देगा? फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा। फॉस्फेट ग्रुप मतलब एक्टिव। ये हो गया एक्टिव। जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा, क्या कर सकता है ये? जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा, ये लाएगा सेल्यूलर रिस्पॉन्स। क्या ला सकता है ये प्रोटीन? ये प्रोटीन ला सकता है सेल्यूलर रिस्पॉन्स। वंस अगेन क्या आ गया? सेल्यूलर रिस्पॉन्स आ गया। तो सेल्यूलर रिस्पॉन्स 2 साइकिल के थ्रू आ सकता है। एक कैल्शियम जब काल मॉड्यूलिन से बाइंड हुआ, और एक कैल्शियम जब पीकेसी से बाइंड हुआ। तो यहाँ पे IP3 का भी हमने रोल देख लिया और डैग का भी रोल देख लिया, यानी कि दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? सेल्यूलर रिस्पॉन्स ला सकते हैं, लेकिन दोनों अपने तरीके से लाएंगे। दोनों का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन लाना क्या है? हमें सेल्यूलर रिस्पॉन्स लाना है ताकि सेल में कोई चेंज आ जाए, इसलिए लिगेंड आता है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।